सर लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलों को बेतहाशा मसाइल हैं, आप किस तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं? फाइनेंशियली तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है और एजुकेशनली जो देखा जाए तो वो इस कौम का लॉस है बहुत बड़ा। तो अब तनख्वाहें देनी हैं, फिर बिल्डिंग के किराए देने हैं, किस तरह कंपनसेट करें? अल्लाह का शुक्र है हमारे इदारे ने तो अपने स्टाफ को सबको सैलरीज अभी तक दे दी हैं। जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पेरेंट्स को 20% फ़ीस को रिड्यूस कर दिया जाए, एक सजेशन दी, शायद वो सबसे पहले स्कूल हम थे जिन्होंने फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट किया और फौरी तौर पे पेरेंट्स को वो ट्रांसफ़र कर दी। प्राइवेट स्कूल ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड कर रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर रहा? 1980s में इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गए थे। गवर्नमेंट ने 2002 में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए हैं। 22 साल लगे हैं आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने में। आजकल प्राइवेट स्कूल क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त फ़ीस जमा नहीं करवा सकते, तो वो लोग क्या करें? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो आपको फैसिलिटेट करती मेडिकली, आपके बच्चों की एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इस मुश्किल वक्त में अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देती है, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस गवर्नमेंट दे देती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स पे अक्सर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये एक माफिया है और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने तालीम को कारोबार बना लिया है। मगर ये भी सच है कि मौजूदा हालात में प्राइवेट स्कूल्स का सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आइए जानते हैं कि इनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है और ये लोग इस मुश्किल वक्त में किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरह अपने स्टाफ को तनख्वाहें दे रहे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है नेटिव ग्रुप के CEO मोहतरम मियां रज़ा साहब को। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आफरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर इस वक्त आप नेटिव ग्रुप के CEO हैं जिसकी इस वक्त 12 कंपनीज़ हैं और उसमें से एक प्रोजेक्ट आपका नेटिव स्कूल्स भी है जिसकी इस वक्त 50 ब्रांचेस हैं। सर लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलों को बेतहाशा मसाइल हैं, आप किस तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शुएब, बहुत शुक्रिया आपके तारुफ़ का, आपने तारुफ़ करवाया। और मेरे लिए ऑनर है कि आपने मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकूं। बहुत शुक्रिया। और आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें आजकल के जो हालात हैं उसके ऊपर देखें, आपको मालूम है कि हर बंदा ही इस वक्त कम से कम परेशान तो ज़रूर है। अब आगे परेशानी के अगले जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन कम से कम वो परेशान ज़रूर है। चाहे उसके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, चाहे उसके एजुकेशनल मैटर्स हैं, चाहे उसके इकनॉमिकल मैटर्स हैं, चाहे उसके किसी भी तरह के मैटर्स हैं। तो इस मुश्किल हालात में जो स्कूल्स के साथ मामलात चल रहे हैं वो भी काफ़ी फाइनेंशियली तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है और एजुकेशनली जो देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही उसमें इस वक्त जो बच्चों का लॉस हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये तो इस कौम का लॉस है बहुत बड़ा। और अगर ये जारी रहा ऐसे ही कुछ देर और तो ये लॉस जो है ये अनबेरेबल हद तक चला जाएगा। जो स्कूल्स को आजकल जो जिन परेशानी का सामना है उसमें सबसे पहले तो उनके देखें, आजकल पेरेंट्स फ़ी नहीं जमा करा रहे, स्कूल में फ़ी नहीं आ रही और उसकी वजह से स्कूल को फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्बेंस है। रेंट स्कूल्स ने देने हैं, सैलरीज़ देनी हैं, स्टाफ की सैलरीज़ पेंडिंग हैं और इसके अलावा स्कूल के जो दूसरे यूटिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें पेंडिंग हैं क्योंकि फ़ी नहीं आ रही है। स्कूल को इस वक्त इनपुट नहीं आ रही, इनपुट नहीं आएगी तो आप आउटपुट नहीं दे सकेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि आजकल जो एक बच्चों का जो एजुकेशनल लॉस हो रहा है वो एक बहुत बड़ा लॉस है। बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, स्कूल गैर आबाद हैं, स्कूल इस वक्त सुनसान पड़े हुए हैं। बच्चे स्कूल आते थे तो सबसे पहले वो डिसिप्लिन सीखते थे, स्कूल आते थे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती थी, स्कूल आते थे तो लीडरशिप के साथ वो अपना सारे काम करते थे, बिल्कुल अपने टीचर के साथ वो सारे काम करते थे। तो कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है कि घर में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका सवाब 1 गुना है और मस्जिद में पढ़ें तो 27 गुना है। बिल्कुल तो कुछ ये निज़ाम कुदरत का स्कूल पे भी लागू हो जाता है खुद ब खुद ही, कि जो चीज़ आप घर में पढ़ते हैं और फिर जाके जब स्कूल आपको वो पढ़ाता है तो फिर आपको 27 गुना ज़्यादा जल्दी से उसका असर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल या आप उसे 27 टाइम्स आप उसको रैपिडली सीखना शुरू कर देते हैं। तो स्कूल में बच्चों के जाके लर्निंग पावर्स और लर्निंग स्किल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी। तो बच्चों को ये तो एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इस वक्त कि वो घर पे हैं और वो इस वक्त कुछ सीख नहीं पा रहे। ये उनका टाइम था बहुत कुछ सीखने का। जैसे हर स्कूल्स ने डिफरेंट टास्क रखे होते हैं, हर स्कूल ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी होती हैं और उसकी टाइमिंग्स होती हैं कि हमने इस टाइम में बच्चों को स्पोर्ट्स करवा देनी है, ये एरिया और ये टाइम आ जाएगा जब हमने बच्चों के अंदर
कोई स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, ये एरिया आ जाएगा जब हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ करानी है, ये टाइम आ जाएगा जब हमने बच्चों को कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करानी है। बिल्कुल सही। तो वो सारे टाइम्स जो हैं हमसे जो कह लीजिए कि ज़ाया हो गए, हमसे वो छूट गए, बच्चे उससे फ़ायदा नहीं ले सके, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस आ गया बच्चों का। और जब आप देखें, जब आप कोई काम सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, तो एक उसके अंदर एक तवातर होता है। बिल्कुल। और उस तवातर की वजह से आप फिर ऑटोमेटिकली अपग्रेड्स होते रहते हैं। डेफिनेटली। और जब आप वो काम छोड़ देते हैं तो कुछ आप पिछला भी भूलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त तो ट्रेन उल्टी चल रही है और बच्चे भूलना शुरू हो गए हैं। सही। तो सर, अगर इसी हम लॉस की बात करें, यहीं से अगर हम बात कंटिन्यू करें, तो सर इस लॉस को अब किस तरह कंपनसेट करें, रेमेडी क्या है? अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस के पे आ गए हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लास की बात करें तो उसमें जो है टीचर फिजिकली अवेयर नहीं होता, वो अपनी कम्युनिकेशन से, लीडरशिप से, अपने कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं कर पा रहा होता। और अगर हम ऑनलाइन क्लास की बात करें तो बच्चे घर पे बैठे होते हैं। तो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आए हैं या किसी और तरह आप इसके साथ कोप अप कर रहे हैं? इसमें जो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, थैंक यू वेरी मच। इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस का जो जिक्र है, देखें बहुत सारे स्कूल्स ने तो इसको बहुत प्रैक्टिकली लिया है और फ़ायदा भी भरपूर लिया है। मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो हमें तो इसमें 95% रिजल्ट्स मिले हैं। ज़बरदस्त। हमें इसमें 95% रिजल्ट्स मिले हैं। अब इसमें रिजल्ट्स मिलना और ना मिलने की कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग है कि आपने प्लानिंग क्या की है। बहुत से स्कूलों ने क्या गलती की है, और कुछ स्कूल जो कामयाब हुए हैं उन्होंने प्लानिंग क्या की है, वो उसके बेसिक्स चीज़ें हैं। हमने सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन स्टडी पे लेके गए हैं। ठीक है। बाकी स्कूलों ने क्या किया, सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन स्टडी पे ले गए हैं। सही। हमने लेक्चर की जो एक अब टाइमिंग है वो बहुत कम कर दी है। ठीक है। वो 4 मिनट कर दी है या 5 मिनट का लेक्चर कर दिया है, जो कि व्यूएबल है। पेरेंट्स के लिए भी इतना टाइम है और बच्चों के लिए भी है। और बाकी स्कूल ने क्या किया है, 40 मिनट का लेक्चर कर दिया है। ऑनलाइन 40 मिनट का लेक्चर को सुनना ये छोटे बच्चे का लेवल नहीं है। आपको छोटे बच्चे के लिए बहुत छोटा सा लेक्चर होना चाहिए, जिसमें आप उसको वो सारा कुछ सिखा दें जो आपने उसको आज के लेसन में है। अब ये एक बड़ा टेक्निकल काम है और ये एक एक्सपर्ट टीचर्स कर सकते हैं। ये वो टीचर्स कर सकते हैं जिनकी रहनुमाई ठीक की जाए, जिनकी टीचर्स ट्रेनिंग ठीक हुई हो, जिनका विजन हो, जो अपने लेवल पे टीचर कहलाने के काबिल भी हों। इसमें बहुत सारे स्कूल्स आ गए जिन्होंने कहा जी हम ऑनलाइन सिस्टम करेंगे, और फिर जब उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। वो प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से वो उसको उस तरह मैनेज नहीं कर सके। फिर इसमें एक और बहुत बड़ा लैक आ जाता है या एक बेनिफिट आ जाता है, वो है आपके पेरेंट्स। बिल्कुल ठीक। और ये जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने अब हमारे सिस्टम को कामयाब करने में, मैं समझता हूँ कि नेटिव के सिस्टम को अगर किसी ने कामयाब किया है तो सबसे पहले टीचर्स हैं और उसके बाद पेरेंट्स हैं। ज़बरदस्त। तो मैं पेरेंट्स को कॉल कर करके मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, और मैंने इसलिए शुक्रिया अदा किया कि एक्चुअली जो मेरी एक कॉन्टीन्यूटी चल रही है, मेरे नेटिव स्कूल की जो कॉन्टीन्यूटी चल रही है वो बरकरार रही है। बिल्कुल। मुझे लगा कि जैसे मैंने अपनी टर्म पूरी मुकम्मल करवा ली, किसके हेल्प से करवाई, टीचर्स की हेल्प से करवाई और पेरेंट्स की हेल्प से करवाई। बिल्कुल ठीक। तो बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो हमारे पेरेंट्स का भी है, बिल्कुल। और इसको कामयाब करने में जो सही क्रेडिट जाता है ना, वो पेरेंट्स को जाता है। टीचर्स ने कोशिश करनी थी, कर लेते, जो मर्जी हम कर लेते, एडमिनिस्ट्रेशन जो मर्जी कर लेती, हमारे सीईओ ने बड़ी मेहनत की, फिर टीचर्स ने बड़ी मेहनत की, सब ने मेहनत की, लेकिन जो पेरेंट्स अगर इसको रिस्पॉन्ड ना करते, पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट ना करते, उनके साथ खुद बैठते ना, तो ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। सर, आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं नेटिव स्कूल्स के, तो अब तनख्वाहें देनी हैं, ठीक है, टीचर्स को देनी है, स्टाफ को देनी है, मैनेजमेंट को देनी है, फिर बिल्डिंग के किराए देने हैं, किस तरह कंपनसेट करें? अच्छा जी, ये जो है आजकल का बड़ा एक अहम इशू है, और इसमें ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे इदारे ने तो अपने स्टाफ को सबको सैलरीज अभी तक दे दी हैं, इस माह की भी दे दी हैं, और बहुत से इदारों ने और भी दे दी हैं। लोग इसमें पॉजिटिव माइंडेड भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देना चाहते हैं और नहीं दे सके हैं, और उसकी रीज़न्स हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास फाइनेंस मौजूद है और वो देना नहीं चाहते हैं। तो एक ही आपको पता है कि हाँ, कैटेगरी में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ दे भी रहे हैं, कुछ देना भी चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, और कुछ जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो देना नहीं चाहते हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम आई है पिछले 3 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर। आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गया, स्कूल बंद है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो आई है, टीचर्स को भी आई है, रेंट्स में भी आई है। अब दरअसल ये डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कोऑपरेट कितना किया है, और उससे पीछे चले जाएं तो ये पूरी एक कड़ी है और एक चेन है। ये डिपेंड करता है कि आपने पेरेंट्स के साथ क्या कोऑपरेशन किया, आपने पेरेंट्स के साथ इस मैटर को किस तरह टेकअप किया। देखिए, इसमें जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आप पेरेंट्स को 20% फ़ीस को रिड्यूस कर दिया जाए, एक सजेशन दी, तो शायद वो सबसे पहले स्कूल हम थे जिन्होंने फौरी तौर पे उसको
एक्सेप्ट किया और फौरी तौर पे पेरेंट्स को वो ट्रांसफ़र कर दी। बिल्कुल ठीक। और हमें पेरेंट्स ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और बड़ी जल्दी पेरेंट्स ने अपना कॉपरेशन लेवल जो है वो शो किया और उसकी वजह से हम ये टीचर्स को सैलरी देने में, अपने रेंट्स देने में आसानी से कामयाब हो गए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन अब बाज़ जगह ऐसा हुआ कि थोड़ा सा हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी तरफ से कुछ गलती उनकी तरफ से भी आ गई और ये भी हुआ कि कुछ स्कूल्स वालों की तरफ से भी आ गई। कुछ लोगों ने कहा हमने डिस्काउंट नहीं देना, अरबाब इख्तियार ने फरमाया कि नहीं जी हमने तो डिस्काउंट लेना है। अदरवाइज़ उन्होंने पेरेंट्स को मना कर दिया कि आप फ़ीस जमा नहीं कराएंगे। जब पेरेंट्स को उन्होंने मना कर दिया तो उसका इतना नेगेटिव रिस्पांस आया कि जो लोग डिस्काउंट दे भी रहे थे, जो लोग उनको कंसेशंस दे भी रहे थे, उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया। तो उसकी वजह से एक स्कूल्स के फाइनेंशियल सेटअप्स को तो बहुत बुरी तरह से धचका लगा और ये इस बात का कभी इम्कान है कि अगर स्कूल अगस्त तक नहीं खुलते तो प्राइवेट स्कूल इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1,73,000 के करीब हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें से अभी तक जो हमारे एनालिस्ट हैं वो ये इसकी पेशगोई कर रहे हैं कि तकरीबन 40% स्कूल अगस्त तक बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखें लोग जो हैं वो नेगेटिव बात को या अपने फ़ायदे की बात को बहुत जल्दी प्रिवेल कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं या उसको समझने के लिए या सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो जब वज़ीर साहब ने ये कहा कि आप फ़ीस ना जमा कराएं तो लोगों ने बस उतनी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने ना आगे वाली बात सुनी ना पीछे वाली सुनी और उन्होंने फ़ीस जमा कराने से साफ इनकार कर दिया। और अगर आज आप देखें तो तकरीबन आप कह लीजिए कि एक परेशान कुन सा एनालिसिस है कि 90% स्कूलों की फ़ीस 20% से ज़्यादा नहीं आई, 20% से कम आई है। जब एक स्कूल की फ़ीस 20% से कम आएगी ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी सैलरी सबको दे सकेगा? कैसे मुमकिन है कि वो रेंट दे सकेगा? और 1 महीने 2 महीने कैसे मुमकिन है कि वो सर्वाइव कर सकेगा? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। ये एक बहुत ही बैड लक हुई हमारी। और वो सेक्टर कौन सा था जो इसमें आप कह लीजिए कि जिसको नुकसान हुआ? वो सेक्टर वो था जो सर्विंग स्कूल्स थे, सही, जो सही। बहुत मुनासिब फ़ीस में या आप कह लीजिए कि 5,000 से कम फ़ीस में जो स्कूल सर्वाइव कर रहे थे वो लोग हिट हो गए इससे। बिल्कुल। और उसकी वजह से अब मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी वो इससे बाहर नहीं आ सकेंगे। एक गलत डिसीजन की वजह से, एक गलत अल्फाज की वजह से, एक गलत लाइन की वजह से आपने कितने लोगों के फ्यूचर को ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, कितने अदारों को आपने ख़राब कर दिया। बिल्कुल सही। सर अब हम बात कर रहे हैं कि लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि इदारे हो सकता है बंद भी हो जाएं 40%। तो सर हुकूमत इस दौरान क्या कर रही है? क्या हुकूमत कोई रिलीफ फंड दे रही है या नहीं दे रही? बहुत अहम क्वेश्चन है जी। ये आप समझ लीजिए कि जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये स्कूल्स की बका का क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे। अब अगर इसमें ये है कि देखें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डायरेक्ट हेल्प तो नहीं की है, ना ही कोई डायरेक्ट रिलीफ फंड दिया गया स्कूल्स को और ना ही उनके लिए स्कूल्स प्रायोरिटी हैं। मेरी आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से ये गुजारिश होगी कि स्कूल्स के ऊपर खुसूसी तौर पे एक प्लान तरतीब दें जिसमें इनके रेंट्स के लिए और इनके दीगर अखराजात के लिए इनको सपोर्ट करें। इनको मिनिमम इंटरेस्ट पे या विदाउट इंटरेस्ट इनको कर्ज़ हसना के तौर पे इनको लोन दिए जाएं। बिल्कुल होना चाहिए। ये वो कम्युनिटी है जो इंतहाई शरीफ कम्युनिटी है। ये वो कम्युनिटी है, मैं आपको अर्ज़ करूं कि स्कूल्स जो लोग चला रहे हैं ना जी, उसमें तक मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 90% स्कूल्स चलाने वाले लोग वो हैं जो टीचिंग से एज अ स्कूल ओनर बने हैं। मैं अपनी मिसाल भी ये देता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे फादर भी ट्यूशन पढ़ाते थे और ट्यूशन पढ़ाने के बाद उन्होंने उसी ट्यूशन के पैसों से उन्होंने इंजीनियरिंग की यूईटी से और उसके बाद से वो तालीम और तदरीस के शोबे से मुंसलिक हो गए। बेसिकली तो वो एक इंजीनियर थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप की, बहुत सारी उन्होंने पाकिस्तान में नई चीज़ें मुतारिफ करवाई। मैंने भी ट्यूशन से शुरू किया। मेरे फादर ने मुझे एक कह लीजिए कि टास्क दे दिया कि आप पहले बच्चों को पढ़ाएं, ज़बरदस्त, और ट्यूशन पढ़ाएं और कुछ अर्न करें, क्योंकि उनके पास अपना एक फॉर्मेट मौजूद था कि जो कि मैं ट्यूशन पढ़ा के यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये भी ट्यूशन पढ़ा के कहीं तक पहुँच जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गुजारा उन्होंने। पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाई जी, और उस ट्यूशन पे मेरी जो आमदन थी वो एक चाय का कप होती थी। अच्छा। वो एक चाय का कप मैंने मुकर्रर किया था कि मैं आपसे लूँगा और मैं आपको ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा। आई वॉज वेरी गुड टीचर एट मैथ। सही। तो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दोनों वो इस वक्त बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद के लिए सबसे बड़ी कामयाबी, मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है। UCLA में मेरे वो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं जी इस वक्त, ज़बरदस्त, और वो अपने जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो टॉप के लेक्चरर्स में से आते हैं। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। टीचिंग में जब आप होते हैं ना, तो टीचिंग एक वो प्रोफेशन है, ना तो आप इसमें
आपके पास इतनी करेज होती है कि आप किसी से पैसे मांग सकें, ना आपके पास इतनी करेज होती है कि आप किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर सकें। क्लास में तो ज़रूर हम बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ में कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का वालिद आ जाए ना तो फिर हमारी आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि हमें अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है। बिल्कुल हम इस बात को तरजीह देते हैं कि हम प्यार, मोहब्बत, अदब, एहतराम के साथ सारे मामलात को मुकम्मल करें। उस्ताद का असासा इज्जत है। जी बिल्कुल ऐसे ही, उस्ताद का जो असासा है वो इज़्ज़त है। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। ये वो फील्ड है जिसमें लोगों ने अपनी वॉइस रेज नहीं कर सके हैं, और उस वजह से ये हुआ कि लोगों को कोई अभी तक रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स को। लेकिन ताजरों ने खूब शोर किया। ताजरों के साथ जब गवर्नमेंट बात करती है या उनके वज़ीर बात करते हैं तो वो बड़ा एक देखने वाला माहौल होता है, क्योंकि वो बराबरी की सतह पे हो रहा होता है। वो जो दोनों दोस्त बैठे होते हैं ना जी, वज़ीर साहब और जो सामने ताजिर बैठे होते हैं, वो दोस्तों की सतह पे बात हो रही होती है। लेकिन जो ही मामला आ जाता है टीचर का और कोई इस तरह के अरबाब इख्तियार का, तो फिर कोई मुलाजिम जैसा एक रवैया इख्तियार कर लिया जाता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि टीचरों के लिए और स्कूल ओनर्स के लिए भी कोई एक ऐसा पैकेज तरतीब दिया जाए जिससे कि इनको रिलीफ मिल सके। आप ये वो टीचर्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप जिन्होंने ट्यूशन पढ़ा के और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है और आज स्कूल चला रहे हैं। 5,000 से कम फ़ी वाले स्कूल ज़्यादातर वो हैं जो सेल्फ मेड लोग हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो लोग नहीं हैं जिनको पेरेंट्स की तरफ से मिल गया, यानी हमारे ग्रुप को ये मिल गया पेरेंट्स की तरफ से, मुझे मिला ये पेरेंट्स की तरफ से ग्रांटेड मिला। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं तो 90% लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खुद स्टैब्लिश किए हैं। तो ये वो ग्रुप हैं जिनको इसमें बड़ी इस वक्त दुश्वारी है, फाइनेंशियली बड़ी दुश्वारी है। सर आपने बात की कि जो प्राइवेट स्कूल मालकाना, ये बड़े शरीफ लोग हैं, अपने हकूक़ की जंग जो है उस तरह नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर हम बात करें माशरे की बात करें तो लोग तो इनको माफिया कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है एक माफिया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जी ये शरीफ लोग हैं, ये मैं अभी भी इस बात पे कायम रहूँगा। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये काम शायद इसलिए करते हैं कि उनको इससे रूहानी सुकून मिलता है। मैं अगर अपने आप को भी इसमें शुमार करूं तो अल्लाह ने मुझे बहुत सारे और बिज़नेस से नवाजा है और मैं स्कूल की निस्बत उन बिज़नेस से बहुत अच्छी अर्निंग करता हूं। लेकिन जो रूहानी सुकून मुझे स्कूल में मिलता है वो उन कामों में नहीं मिलता। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा। दूसरा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए स्कूल्स में इस वक्त जो स्कूल्स हैं वो 500 रुपये से फ़ीस चार्ज करके 500 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक फ़ीस ब्रैकेट में काम कर रहे हैं। अब माफिया किसके लिए इस्तेमाल किया गया और क्या ये सारे माफिया हैं, ये दो एक बड़े अहम क्वेश्चन हैं। अब आप इस चीज़ को खुद सोचें कि 500 रुपया और 60,000 रुपया फ़ीस का कितना बड़ा डिफरेंस है। एक तो हम गवर्नमेंट को बार बार ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप इनकी कैटेगरीज को फाइनलाइज कीजिए, प्राइवेट स्कूल की कैटेगरीज बना दीजिए। देखिए जो 60,000 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहा है और जो 500 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहा है उनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जो 2,000 चार्ज कर रहा है और 60,000 कर रहा है उसका भी नहीं बनता। ठीक है। जो 500 और 4,000 चार्ज कर रहा है उनका भी कंपैरिजन नहीं बनता। डेफिनेटली उनकी फैसिलिटेशन डिफरेंट है, उनके टीचर्स डिफरेंट हैं, उनका स्टाइल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है, उनके मेथड ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। तो उनकी कैटेगरीज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है। उनके टैक्सेस डिफरेंट होने चाहिए, उनकी फैसिलिटेशन डिफरेंट होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होनी चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट्स 500 रुपये वाले स्कूल वाला बंदा आपको क्या फैसिलिटेट कर सकेगा? लिमिटेड कर सकेगा। 60,000 वाला क्या कर सकेगा? हर चीज़ देनी चाहिए उसको। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसको मीट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की जानी चाहिए जो कि बारहा की जा चुकी है। मैं एक स्कूल एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, सर्विंग स्कूल अलायंस का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप इनको कैटेगराइज कर दीजिए। एक तरह के कानून तमाम लोगों पे लागू नहीं किए जा सकते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है माफिया स्कूल्स का, तो देखें जो आपको क्या लगता है जो 500 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहा है वो माफिया हो सकता है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी 500 रुपये में? चलें फ़र्ज़ करें वो 50 रुपये लगाएगा, 450 रुपये कमा लेगा, 200 बच्चे का स्कूल है, कितने पैसे कमा लेगा? क्या ये मुमकिन है कि एक स्कूल के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर 50 रुपये खर्च आता हो? ये मुमकिन नहीं है। जो 500 रुपये फ़ीस ले रहा है या 1000 रुपये फ़ीस ले रहा है वो पेरेंट्स को 80% 90% पे बैक कर रहा है काम करके, चाहे वो रेंट की फॉर्म में है, चाहे वो टीचर्स की सैलरी की फॉर्म में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। अब जो स्कूल 4,000 से या 5,000 से ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और 1,000 रुपया फ़ीस लेने वाले की प्रॉफिटेबिलिटी का फ़र्क आएगा। बिल्कुल ऐसे। आप इस चीज़ को किसी तरह भी जज कर सकते हैं। एक चाय का कप है जो आपको मार्केट से आम मिल जाता है जो 30 रुपये का है, 40 रुपये का है, 50 रुपये का है, और एक चाय का कप है जो आपको पीसी से 700 रुपये का मिलता है।
तो उन दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी का फ़र्क मौजूद है। बिल्कुल सही। आप इस चीज़ को सर जरूर आपने बताइए। दर्जाबंदी की बात की, कैटेगराइज की बात की। सर अगर हम कैटेगोरिकली डिवाइड कर लें चीज़ों को, तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी चले जाएं, तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल्स ने जो है हमारे माशरे में भी एक दर्जाबंदी कर दी है, एक क्लास सेट कर दी है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास। तो प्राइवेट स्कूल की वजह से ये ज़्यादा नहीं फ़रोग पा रही? अगर इसकी जगह सिर्फ एक ही सिस्टम होता, एक ही सिस्टम चलता, गवर्नमेंट का कह लें आप, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? इसमें देखें, अभी भी पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि प्राइवेट स्कूल्स को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया जाए एक मिनट के लिए, तो पाकिस्तान उसके बावजूद 3 सिस्टम्स को एंटरटेन कर रहा है। एक सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल्स, सेकंड सिस्टम है प्राइवेट स्कूल्स और थर्ड सिस्टम है मदारिस। हम 3 एजुकेशन सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में एक सिस्टम नहीं है। दुनिया के हर कंट्री में 3-3, 4-4 तरह के डिफरेंट सिस्टम्स हैं और जो कि मतवातर लगातार अपग्रेड होते रहते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम 1858 का गोरे का सिस्टम दिया हुआ आज भी मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम ले रहे हैं, हम उस रूट सिस्टम पे चल रहे हैं, हम मेमोराइजेशन के ऊपर चल रहे हैं। उनके ये सिस्टम नहीं है। वो पहले से बहुत बहुत पहले से वो क्रिएटिविटी पे आ गए थे, क्रिएशन पे आ गए थे। आज वो रिसर्च पे चले गए हैं उनके स्कूल्स, आज वो रिसर्च करवा रहे हैं इस स्टेज पे। हम आज भी मेमोराइजेशन करा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल आज भी मेमोराइजेशन करा रहा है। क्या आप समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी मेमोराइजेशन कराए और गवर्नमेंट के बराबर आ जाए? बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो यहाँ पे एक ख़ास एजुकेशन लेके, आप मास्टर्स कह लीजिए, ग्रेजुएशन कह लीजिए, लेने के बाद दूसरे ममालिक चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। जब वो वहाँ से पढ़ के आते हैं और आके अपने माशरे का निज़ाम देखते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि हम कितना पीछे हैं और वो कितना आगे हैं, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे और वो क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। जब वो लोग ये चीज़ों को देखते हैं तो वो इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हैं कि प्राइवेट स्कूल के ये जो नए मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं वो कोई यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करे। प्राइवेट स्कूल की ग्रोथ कैसे हुई? वो इसी तरह हुई। गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। प्राइवेट लोग, जो आम लोग बाहर जाते रहे, दूसरी कंट्रीज़ में जाते रहे, वो वहाँ पे देखते रहे कि क्या मेथड्स नए आ गए हैं, क्या टीचिंग की तरीक़ेकार नए आ गए हैं, वो आके उसको इम्प्लीमेंट करते रहे और प्राइवेट स्कूल ने ग्रो करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। सर अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड कर रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर रहा? अगर इन दोनों का हम डिफरेंस कर लें, फ़र्क निकाल लें, तो आप क्या समझते हैं कि फ़र्क क्या है और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों चार्ज करते हैं? अच्छा जी, इसमें मैं पहले क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल ने उनका आपस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या है। देखें, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 1980s में, मैं चूँकि इन्हीं सालों में थोड़ा सा मैच्योर हुआ हूँ, तो 1980s में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स वो अदारे थे जिन्होंने सबसे पहले मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग को इंट्रोड्यूस कराया। और मुझे अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने हमें शर्फ बख्शा कि ये उसको इंट्रोड्यूस कराने में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ रहा। ज़बरदस्त। ये हमारा अदारा जो है उसको पाकिस्तान में एज अ पायनियर के तौर पे लेके आया। 90s में अगर चले जाएं, ये मैं आपको 80s का बताया, 90s के अर्ली 90s में चले जाएं तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी हमारे अदारे ने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। बड़े सारे अदारे जो हैं वो भी ये काम करवाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अदारे जो 15,000 20,000 फीस ले रहे हैं ना जी, वो ये काम करवा रहे हैं। वो मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग को आज भी फॉलो कर रहे हैं। वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को 90s से फॉलो कर रहे हैं, हम भी 90s से फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 2012 में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अपने स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराई। जो काम हम 22 साल पहले कर चुके थे या कर रहे थे, वो आप एक आम बंदे के लिए 22 साल के बाद लेके आ रहे हैं। 1980 से 1980s में इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गए थे। गवर्नमेंट ने 2002 में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए हैं। 22 साल लगे हैं आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने में, 22 ईयर्स आपको लगे हैं। आप लोगों के बच्चों के जहनों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? ये जो अल्लाह ने हमें एक जहन दिया ना जी, जो एक दिमाग दिया है, ये एक करिश्मा है। ये एक ऐसा करिश्मा है कि हर बंदे का डिफरेंट है। आपको खूबसूरत से खूबसूरत मिलेगा, आपको ऐसे से ऐसा सोच के लोग मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ये अल्लाह ने हर बंदे को एक डिफरेंट चीज़ दी है, एक डिफरेंट कमाल का ज़हन दी है। हम अक्सर ये आपने जुमला सुना होगा कि ये कमाल का ज़हन है इस बंदे का। बिल्कुल ऐसे। बाकी चीज़ें तो सारी वही हैं मेरी और आपकी, लेकिन जहन का फ़र्क आपका और मेरा आएगा। और जहन कैसे जहन को ज़रखेज़ किया गया, कैसे जहन को पानी लगा के उसको ग्रो किया गया, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ये हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, ये हमारी स्कूलिंग पे डिपेंड करता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना एक सिस्टम, रवायती सिस्टम चलाते गए और प्राइवेट स्कूल ने क्या किया, नया सिस्टम लेके आते गए
पहले एक लेके आए, दूसरा लेके आए, तीसरा लेके आए। प्राइवेट स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स के दौर में रहते हैं। उनको पता है कि हम नया सिस्टम देंगे तो हम चल सकेंगे, उनको पता है कि हम वर्ल्ड क्लास का सिस्टम देंगे तो हम चल सकेंगे। प्राइवेट स्कूल ने वर्ल्ड क्लास सिस्टम दिए हैं आपको। मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये यूरोप का सिस्टम है। ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने इस सिस्टम को वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया और आज तक ये पूरी दुनिया में राइज है। दुनिया की 200 से ज़्यादा कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो भी इसके साथ अटैच सिस्टम है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के मेथड ऑफ टीचिंग में आती हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ है जो मैं तो उसको कुरान से रिलेट करता हूँ, लेकिन वो क्रेडिट जो है वो ये अंग्रेज़ ले गए हैं उसका। वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हम अपने स्कूल में ये करवाते हैं कि हम अपने स्कूल में बच्चों को साउंड्स के ज़रिए पढ़ाते हैं। यानी हम ABC नहीं पढ़ाते हैं, हम ABC की साउंड्स को पढ़ाया जाता है, उसके फोनेटिक को पढ़ाया जाता है। और अगर मैं इसको रिलेट कुरान से इसलिए करता हूँ कि हमने कुरान को साउंड से पढ़ा है। अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़बर आ, अलिफ पेश ऊ, तो हमने तो उसकी साउंड्स पढ़ी ना जी। डेफिनेटली। तो ये देखें, ये एक कुरानिक सिस्टम था बिल्कुल, जिसको उन्होंने कॉपी किया, बिल्कुल, जिसको उन्होंने कॉपी करके ट्रेडमार्क लिया और अपने नाम से जारी कर दिया। डेफिनेटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरानिक सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। हमने साउंड से पढ़ा है, बच्चा भी साउंड से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमारी जिबलत में बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि मैंने आज तक नहीं ये देखा या सुना कि हमने कभी बच्चे को चम्मच पकड़ना सिखाया हो। हमने कभी बच्चे को चम्मच पकड़ना नहीं सिखाया। आगे देखिए जी, कंसेप्शनल स्टडी का जो मेथड है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, आज तक नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो आपके साथ मेमोराइजेशन के मेथड पे चलते हैं, रट्टा लगवाएं और बच्चे के नंबर ले लें। प्राइवेट स्कूल क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। आप रट्टा ना भी लगाएं और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और वर्ल्ड पूरी दुनिया में जाके आपको रिकग्नाइज भी किया जाएगा। फर्दर ये देखें कि प्राइवेट स्कूल्स ने आजकल के दौर में क्या ऐड करा है। आजकल आपने सुना होगा स्टेम एजुकेशन आ गई है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे बड़ी तवज्जो दी जा रही है। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो फ्यूचर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फ्यूचर में इसी के ऊपर वर्किंग होगी। आजकल क्या किया है, आजकल प्राइवेट स्कूल क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है? गवर्नमेंट तो वो पीछे कहीं पे जाके देखें तो रट्टालाइजेशन हो रही है, रट्टे लगवाए जा रहे हैं। एक ही टॉपिक को बार बार याद कर लें और आपके 100 में से 100/100 नंबर आ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल क्या कर रहा है, प्राइवेट स्कूल आपको रोबोटिक्स पे ले गया, आप रोबोटिक्स तक आएँ। देखें, अगर ये काम गवर्नमेंट कर रही होती, प्राइवेट स्कूल की कहाँ जगह बनती है? प्राइवेट स्कूल के पास 1 कनाल जगह है, 2 कनाल के कैंपस हैं, 3 कनाल के होंगे। गवर्नमेंट के पास 40-40 कनाल के कैंपस हैं। प्राइवेट स्कूल का टीचर तो बड़ा इनएक्सपीरियंस होता है। अक्सर वो टीचर होते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं या फ्रेश मास्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट के पास तो बड़े वेल ट्रेंड टीचर होते हैं। एक और बात का मैं बड़ा अहम जिक्र करना चाहूँगा जिसमें कि आपकी फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ वो हिस्सा। प्राइवेट गवर्नमेंट ने 1990 से पहले या 95 से पहले कभी भी ट्रेनिंग्स नहीं कराई थी। ट्रेनिंग्स प्राइवेट स्कूल्स ने राइज की हैं और ट्रेनिंग्स को पीक पे लेके जाने वाले कासिम अली शाह साहब हैं, कोई शक नहीं इसमें। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो कहाँ लैग कर रही है। ये गवर्नमेंट हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा कंट्री, हमारी जान है। हम इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। हमने इसको आगे लेके चलना है, हमने इसको आगे बढ़ाना है। गवर्नमेंट हमें अपना छोटा भाई समझे, वो हमारी बड़े भाई है। छोटे भाई से मशावरत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। छोटा भाई अगर ज़्यादा पढ़ गया है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपको भी गाइड कर सकता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त फीस जमा नहीं करवा सकते, वो लोग क्या करें? लेकिन ये इस वक्त का बड़ा एक हॉट इशू है, बड़ा अहम इशू है और बड़ा एक वैलिड इशू है। इसको वैलिड इशू कहना चाहिए क्योंकि जब लोगों का रोज़गार नहीं होगा, लोगों के पास आमदन नहीं होगी तो लोग कैसे ये करेंगे। और दूसरा एंड देखा जाए कि जब स्कूल के पास फंड्स नहीं आएंगे और स्कूल फीस नहीं आएगी तो वो कैसे मैनेज करेगा। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। इसमें मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी, मेरी अपनी प्रपोज़ल ये होगी कि गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। इसमें 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट या तो प्राइवेट स्कूल्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर दे टीचर्स की सैलरीज़ के फॉर्म में, उनकी यूटिलिटीज़ की फॉर्म में और उनके रेंट की फॉर्म में। और अगर गवर्नमेंट इस तरह करने नहीं कर सकती है या नहीं करना चाहती है या उस पर तवज्जो नहीं देती है तो फिर एक और हल उसका ये है, जो मैं परसेप्शन मेरी ये है, मैं आपको वर्ड्स कर देता हूँ, ये मेरी अपनी तरफ से एक एडवाइस है कि जिन लोगों को फ़ी का प्रॉब्लम है, ये सारे मुल्क पाकिस्तान के सब बाशिंदे हैं, हम इसके शहरी हैं। हमने यहाँ पे हर चीज़ पे टैक्स दिया है। जितनी जिसकी उम्र हो गई है तकरीबन उसने उसका 1/3 हिस्सा 2/3 हिस्से टैक्स अदा किया है।
तो इसमें जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है, फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, तो एक गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें आपसे 1 लाख रुपया किसी बंदे की टेक होम है ना जी, इनकम है, और वो घर 1 लाख रुपये लेके जाता है, तो उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है वो तकरीबन 20 से 30% है। यानी 1 लाख रुपया आपने घर के अखराजात पे खर्च किया और आपको 20,000 या 30,000 गवर्नमेंट को टैक्सेस की फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में, 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में आपको गवर्नमेंट को 20 से 30% अदा करना पड़ा। वो आपने बाज़ार से कोई चीज़ खरीदी, जैसे फ़र्ज़ करें एक बच्चे का एक आपने चिप्स का पैकेट ख़रीद लिया, तो आपने उस पर 1.7 रुपये, 10 रुपये वाला पैकेट ख़रीदा, आपने उसके ऊपर 1.7 रुपये गवर्नमेंट को सेल टैक्स दे दिया। बाकी टैक्सेस मिलाएं तो वो 2.5 रुपये, 10 रुपये के ऊपर आपने 2.5 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब इसी तरह जो मर्ज़ी चीज़ आप देख लें, जितनी यूटिलिटीज़ हैं घर की, यूटिलिटी बिल्स हैं, उस पर 17% सेल टैक्स आप दे रहे हैं, आप इसके अलावा इनकम टैक्स अलहदा दे रहे हैं। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, एकमुलेट किया जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो ये 30 से 40% बनते हैं और ये आपकी आमदन के लिहाज से वेरी कर जाते हैं। जब आपने इतने साल, 10 साल से आप जॉब कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, घर का खर्च तो कर रहे हैं ना जी, 20 साल से आप घर चला रहे हैं, हर महीने आप कोई एक सर्टन अमाउंट, पहले 50,000 होगी, 40 होगी, 60 हो जाएगी, लाख रुपया आ जा होगा अगर, तो आप आखिर वो खर्च करते रहे, आप गवर्नमेंट को उस पर टैक्स कटवाते रहे। गवर्नमेंट ने आपको ये टैक्स लिया आपसे और गवर्नमेंट ने आपको इसके पे बैक क्या करना था? गवर्नमेंट ने आपको मेडिकल देना था, गवर्नमेंट ने आपको एजुकेशन देनी थी, गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसपोर्टेशन देनी थी और आपको सिक्योरिटी देनी थी। क्या आपको सिक्योरिटी मिली? क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन मिली? क्या आपको मेडिकल मिला? क्या आपको एजुकेशन मिली? हो सकता है गवर्नमेंट ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की हो। हमारे यहाँ चूँकि टैक्स देने का रवाज कम है, डायरेक्ट टैक्स देने का रवाज कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं हमारे ऊपर, हम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं, उसके मद में तो उनको पैसे इकट्ठे हुए ना जी हमारी तरफ से। जब गवर्नमेंट को हमने इतने साल पैसे दिए, किसी भी पेरेंट्स ने दिए या किसी भी शख्स ने दिए, तो आज अगर उस शख्स को प्रॉब्लम है और आज वो उसकी अर्निंग नहीं है, ज़ीरो है या अर्निंग पहले से कम हो गई है, तो क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर सकती? कर सकती। देखें, जब आपने 1 लाख रुपया का खर्च किया, 30,000 गवर्नमेंट को दे दिया, टैक्सेस की फॉर्म में दे दिया, और उसके बाद आपने प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भी खुद अदा की और मेडिकल भी खुद अरेंज किया, तो आपका टैक्स तो 50% पे चला गया। आपने 2 बच्चों की फ़ीस, 3 बच्चों की फ़ीस 10,000 दी, 5-4 हज़ार मेडिकल पे भी लगाया, 5-4 हज़ार ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाया, तो आपने 20,000 रुपया अपनी टेक होम में से और खर्च कर दिया। तो 30% आप पहले गवर्नमेंट को दे चुके हैं, 20% अब आपने जो गवर्नमेंट ने आपको पे बैक करना था उस पर आप खुद प्राइवेटली खर्च कर चुके हैं, तो आपने तो 50% खर्च कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो आपको फैसिलिटेट करती मेडिकली और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बच्चों की एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे के ऊपर 7,000 से 12,000 रुपये खर्च आता है, और गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखें उस बच्चे को क्या मिलता है, आप उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड देखें। गवर्नमेंट उस बच्चे के ऊपर 7,000 रुपये खर्च कर रही है कम अज़ कम, और 12,000 तक खर्च कर रही है वेरिएशन के साथ। और 12,000 रुपया अगर वो आपके पैसों से खर्च किया जा रहा है और आपके बच्चों को वो तालीम नहीं मिल रही है, और इस मुश्किल वक्त में अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देती है, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस गवर्नमेंट दे देती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सर, अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो आपके ख्याल में कब तक तालीमी इदारे खुल सकते हैं? क्योंकि होता ही है कि जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले तालीमी इदारे बंद होते हैं और सबसे आखिर में तालीमी इदारे खुलते हैं। जी, इसमें जो तालीमी इदारों का खुलने का मामला है और बंद होने का मामला, ये आपने बिल्कुल ठीक डिफ़ाइन किया है, बड़ा खूबसूरत अल्फाज में आपने भी इसको प्रिसाइज़ कर दिया है। देखें, इसमें आजकल की अगर सूरत हाल को देखा जाए ना, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तालीमी इदारे कब खोलने चाहिए और किस तरह खोलने चाहिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और अहम मैटर है इस वक्त। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, और इसमें मेरी अपनी एडवाइस, सजेशन ये है, रिक्वेस्ट ये है कि देखें, किसी भी वालिदैन का, किसी भी माँ बाप का सबसे बड़ा असासा उसकी औलाद होती है। हमें बच्चों की लाइफ पे कोई रिस्क नहीं लेना, हमें बच्चों की जानें अजीज़ हैं। हमारे बच्चे हैं तो ये मुल्क है, फ्यूचर इन्हीं से ही है, हमारा फ्यूचर तो यही है ना जी, तो हमने इनकी जान पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करना। अल्लाह ताला आसानी करे हमारे इस मुल्क पे और हम इस वायरस से जल्दी जान छुड़ा लें, तो जितनी जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अदारे खोल दें। हमें गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए। देखें, हम अपनी नज़र से देख रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट अपनी नज़र से देख रही है जो उसको नज़र आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी पेंडेमिक प्रॉब्लम है,
ये कोविड-19 एक पेंडेमिक है और वर्ल्ड वाइड है। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, जो हमसे बहुत एडवांस हैं, जिनके पास फैसिलिटेशन हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो अभी तक स्कूल नहीं खोल सके हैं और अभी ये भी नहीं मालूम कि वो कब खोल सकेंगे। तो इसमें हमें ये वेट करना चाहिए कि जब बच्चों के लिए सिक्योर हालात हो जाएं, जब हमें लगे कि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो सिक्योर हैं, तो उस वक्त हमें स्कूल खोल देने चाहिए। वो 2 माह भी हो सकते हैं, वो 3 माह भी हो सकते हैं, वो 4 माह, 5 माह, 6 माह भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है इस बीमारी को। इसमें मैंने पहले भी गुजारिश की है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स के सर्वाइवल के लिए ये करना चाहिए कि उन्हें कोई रिलीफ पैकेज दे देना चाहिए लाजमी तौर पे। इस तरह ये होगा कि स्कूल भी सर्वाइव कर जाएंगे और हमारे बच्चे भी सर्वाइव कर जाएंगे। बच्चों को अपने स्कूल से बेहद प्यार होता है। यानी मैं भी अभी जिस स्कूल से पढ़ा हूँ ना, मैं अक्सर गुजरूँ तो मैं वहाँ जाके उन बच्चों को स्कूल के नाम से नहीं बुलाता, मैं कहता हूँ ये देखो ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। तो वो आई फीलिंग होती है बच्चों को, और स्कूल से मोहब्बत हमेशा रहने वाली मोहब्बत होती है। तो ये मोहब्बत नहीं आप दिल से निकाल सकते हैं। तो अदारों को बचाना भी ज़रूरी है और बच्चों का जान सबसे पहले ज़रूरी है, वो बहुत कीमती है। तो मेरी इसमें गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, स्कूल ओनर से भी गुजारिश है कि इसको इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई SOPs देती है तो हमें उसके ऊपर सख्ती से अमल कराते हुए, हमें उन SOPs को पूरा करते हुए अपने स्कूल्स खोलने चाहिए, और सबसे ज़्यादा मुकद्दम हमें बच्चों की जानों को रखना चाहिए। बिल्कुल सही, बच्चों की जान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जी, बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन जो एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं और मौजूदा हालात में चैलेंजेस को समझना चाहते हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।